हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और हम जो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। और एज यू नो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों में होने वाला सिमिलर प्रोसेस है। जैसा एरोबिक में होगा वैसा ही एनारोबिक के अंदर होगा। सो इसमें क्या होता है, सिंपली इसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ एन एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो सिंपली क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ये टूट जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया और ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, दैट इज टर्म्ड द ग्लाइकोलाइसिस। तो फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन इज ग्लाइकोलाइसिस। तो एक चीज़ याद रखनी है इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये लोकेशन पूछी जाती है किसी भी टेस्ट के अंदर। इट अकर्स इन साइटोसोल। कहाँ पे होता है ये, साइटोसोल में। ठीक है, तो किसी भी सेल को अगर आप देखेंगे तो उस सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो आपको मिलेगा दैट इज साइटोसोल, और मेम्ब्रेन की तरफ जो आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म का साइड दैट इज साइटोजेल। तो इस साइटोसोल में होगा, तो इस साइटोसोल में ऑलरेडी एटीपी मौजूद होता है, एडीपी मौजूद होता है, एनएडीपी मौजूद होता है या एनएडी मौजूद होता है, और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड मैनी एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, यू विल फाइंड दीज एंजाइम्स इन साइटोसोल। और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देखिए ग्लाइकोलाइसिस को हम 2 प्रोसेस में तकसीम करते हैं, मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ और फिर मैं आपको इसका रिएक्शन करके समझाता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस को 2 प्रोसेस में तकसीम करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है प्रीपरेटरी फेज। सो देयर इज द फर्स्ट फेज दैट इज टर्म्ड एज प्रीपरेटरी फेज। ठीक है, इस प्रीपरेटरी फेज में ग्लूकोज अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द ब्रेकडाउन, और इसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट फेज। इसको आप इन्वेस्टमेंट फेज भी कहेंगे। इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, खर्चा करना। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो पहले आप उसमें पैसा लगाएंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे पैसा, फिर आपको फ़ायदा होगा। ऐसे ही प्रिपरेटरी फेज में पहले हम एटीपी को यूज़ करते हैं और फिर वो हमें फ़ायदा देता है। तो पहला प्रोसेस जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में, दैट इज प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में पता है क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। पहले किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ये 6 जगह पे 6th पोजीशन पे जो फॉस्फेट आया है वो कहाँ से आएगा, वो एटीपी से आएगा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा उसके आइसोमर में, दैट इज अ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। ठीक है, और फिर ये फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। समझिएगा, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको, कन्वर्ट इनटू फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। ठीक है, ये जो फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड है ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी कंटेनिंग 3 कार्बन कंपाउंड, और तीसरे नंबर पे फॉस्फेट होगा, दिस इज द फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया रफ में, मैं आपको फेयर करके अच्छे से बताता हूँ। मतलब कि प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज लास्ट में किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज होंगे कितने एटीपी, 2 एटीपीज यहाँ पे यूज होंगे। ये मैं आपको रफली डायग्राम समझा रहा हूँ, इसको फेयर करके अच्छे से बताता हूँ। तो फिर नेक्स्ट फेज जो होता है, यहाँ तक खत्म होगा इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि एटीपी यूज़ किया ना। ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बनते हैं ना, मैंने पीछे बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे 2 एटीपी यूज हुए ग्लूकोज को आगे ब्रेक डाउन करने में, मतलब कि इन्वेस्टमेंट फेज है, दैट इज द प्रीपरेटरी फेज। और दूसरा फेज जो होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फेज। अभी होता है ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है। और ऑक्सीडेटिव फेज को यील्डिंग फेज भी कहा जाता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी आपको सूद समेत मिलेगा यहाँ पे, दैट इज टर्म्ड द यील्डिंग फेज। अभी समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ऑक्सीडेटिव फेज में पता है क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल बनाया ना 3 फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ये जो बनाया ना 3 फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, पीजीएल मतलब कि अल्डिहाइड, ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, 3 बायफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, और फिर इसमें से बनेगा एटीपी। क्या बनेगा, एटीपी, और बाकी बनेगा 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और फिर ये आगे जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा, और लास्ट में बनाएगा पायरुवेट। ठीक है, तो ये पायरुवेट बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनेंगे, दोनों 3 कार्बन पे मुश्तमिल। तो मतलब कि ऑक्सीडेटिव फेज में 2 एटीपी बनते हैं, एक एटीपी का मॉलिक्यूल, सॉरी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं। टोटल कितने एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं। कौन से फेज में, ऑक्सीडेटिव फेज में, यील्डिंग फेज में। ठीक है, और ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट के अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। तो एक होता है इन्वेस्टमेंट फेज जिसे आप कहेंगे दैट इज टर्म्ड एज द प्रिपरेटरी फेज, और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज जहाँ पे आपको एटीपी बनते हैं। और आपको ऑक्सीडेटिव फेज में कितने एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं, और यहाँ पे कितने यूज होते हैं, 2 एटीपी। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज बनती है, दैट इज टर्म्ड एज द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। इसका मतलब 2 एटीपी आपने यूज किए, ठीक है, ये यूज किया आपने,
और 4 जो ATP थे वो आपके बने टोटल, ठीक है। तो फ़ायदा को क्या हुआ, फ़ायदा मतलब कि नेट गेन कितना हुआ आपको, तो नेट गेन के बारे में याद रखिएगा, द नेट गेन इज़ 2 ATP, मतलब कि कितना फ़ायदा हुआ आपको, 2 ATP का हुआ। तो हम 2 फेसिस पे तकसीम करते ग्लाइकोलाइसिस को, प्रिपरेटरी एंड ऑक्सीडेटिव फेज। आपके बुक में बताया गया है, इसको और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस को एक एक रिएक्शन करके, फिर स्ट्रक्चर वाइज भी आपको समझा देता हूँ। हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस को समझते हैं। पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन में आपको समझाता हूँ कार्बन के बेसिस पे, फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको पढ़ा दूंगा मैं इनके बारे में। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, दैट मॉलिक्यूल इज 6 कार्बन कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोज। दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज ग्लूकोज। आपको पता है जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। ये स्टेबल होता है, और जो स्टेबल चीज़ें होती हैं उनको तोड़ने के लिए आपको उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है। सबसे पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ती है बाय गिविंग देम एनर्जी, ऐसे है ना। और एनर्जी हम हीट की वजह, हीट की मदद से दे सकते हैं। नॉन लिविंग चीज़ों में तो आप किसी भी मॉलिक्यूल को हीट देने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सॉरी, किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी देने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हीट यूज़ करेंगे ना। लेकिन जानदार की बॉडी में तो हीट नहीं दे सकते ना, तो फिर जानदार की बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है जिसे कहा जाता है ATP। तो ग्लूकोज स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसको अनस्टेबल करने के लिए यू रिक्वायर्ड ATP। ATP का एक फॉस्फेट आ जाएगा कार्बन नंबर 6 पे, और ATP का फॉस्फेट निकलेगा तो वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। सही हो गया, ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP। और ये जो मॉलिक्यूल होगा, दैट मॉलिक्यूल विल बी समथिंग लाइक दिस। ये मॉलिक्यूल के छठे नंबर पे, इस मॉलिक्यूल के छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे आ जाएगा एक फॉस्फेट। और वो फॉस्फेट कहाँ से आया, ATP से आया, इसको अनस्टेबल करने के लिए। और मॉलिक्यूल का कुछ नाम चेंज हो जाएगा, इट विल बी टर्म्ड इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कि भाई ये ग्लूकोज है और इसके छठे नंबर पे क्या मौजूद है, फॉस्फेट मौजूद है। ये फॉस्फेट कहाँ से आया, ATP से। क्यों आया, अनस्टेबल करने के लिए ग्लूकोज को। ग्लूकोज अनस्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्टेबल होता है, अभी ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये जितने भी प्रोसेस और ये एंजाइमेटिक के, लास्ट में मैं आपको एंजाइम का एक पेज यहाँ पे भेज दूंगा वीडियो पे, वो पेज आप याद कर लीजिएगा कि कौन से रिएक्शन में कौन सा एंजाइम काम करता है। अगर आप सिंध बोर्ड पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन एंजाइम्स को याद करने की, लेकिन इनके रिएक्शंस के नाम भी मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ATP। ठीक हो गया। आगे क्या होगा, आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जब फॉस्फेट लगेगा ना तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा। और जब भी कंपाउंड स्टेबल होगा तो वो अपने ऐसे फॉर्म में आएगा जहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट अच्छे से की हुई हो। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा अपने ही आइसोमर में। और आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का आइसोमर कौन है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बताया था, द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज। तो मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। वेरी वेरी इजी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अभी अगेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या हो गया, ये हो गया स्टेबल। अगेन आपको पता है इसे अनस्टेबल करना पड़ेगा रिएक्टिव बनाने के लिए। हीट तो नहीं दे सकते क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग सेल के अंदर प्रोसेस होता है। तो अगेन हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक ही चीज़ होती है इनको अनस्टेबल करने के लिए, दैट इज ATP। ATP अपना एक फॉस्फेट दे देगा कार्बन नंबर 1 ऑफ द फ्रक्टोज, और ये कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा। समझिएगा कौन से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और ये फ्रक्टोज था। पहले इसका नाम था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, लेकिन अभी एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे भी अटैच हो गया और कंपाउंड का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नाउ दैट कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज फ्रक्टोज। समझिएगा कॉन्सेप्ट, फ्रक्टोज 1,6 फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। बाय का मतलब क्या होता है, 2। फॉस्फेट का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक कार्बन नंबर 6 पे और एक कार्बन नंबर 1 पे। कंपाउंड का नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अगेन ये अनस्टेबल हो गया। और आपको पता है अनस्टेबल कंपाउंड जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, स्टेबिलिटी लाता है। अभी स्टेबिलिटी पता है कैसे आएगी, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट ये बीच में से टूट जाएगा।
बीच में से टूट जाएगा और टूटने के बाद इट विल बी फॉर्मिंग, एक कंपाउंड बनाएगा 3 कार्बन वाला, दूसरा भी कंपाउंड बनाएगा 3 कार्बन वाला, और ये जो कंपाउंड है 3 कार्बन वाले, इसके कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट होता है, इसके कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट होता है, और ये कंपाउंड के नाम है, ये वाला जो कंपाउंड है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को अभी, हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम है दैट इज द डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। क्या नाम है? डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और ये कंपाउंड का नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। तो क्या बन गया हमारे पास? डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। दोबारा एक मरतबा रिपीट करते हैं हम इसको कि ग्लूकोज स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको अनस्टेबल करना पड़ता है। अनस्टेबल करने के लिए आपको एटीपी चाहिए, एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पे लग जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। नाउ आगे क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो अगेन स्टेबल बन गया, इसको अनस्टेबल करने के लिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अनस्टेबल हो गया तो वो अपने आप को अपने आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा। आइसोमर ग्लूकोज का है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी ये दोबारा स्टेबल हो गया। इस स्टेबल को अनस्टेबल करने के लिए अगेन एटीपी का सहारा लेना पड़ता है। एटीपी का एक फॉस्फेट अभी कार्बन नंबर 1 पे लग जाता है और कंपाउंड हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, मतलब कि छठे और पहले दोनों कार्बन पे फॉस्फेट है। अभी ये जब अनस्टेबल बनता है तो ये बीच में से टूट जाता है। इसमें से एक बनता है 3 कार्बन वाला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बनता है 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताया ना, दिस रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज टर्म्ड इज दिस रिएक्शन ऑफ ग्लाइसर अल्डिहाइड इज टर्म्ड इज दैट इज द प्रीपरेटरी, समझिएगा, प्रीपरेटरी फेस। मैंने बताया ना पहला फेस क्या होता है, दैट इज़ अ प्रीपरेटरी फेस। तो ये यहाँ तक जो फेज हुआ है दैट इज़ द प्रीपरेटरी फेस। कौन सा फेस कहलाएगा भाई? ये दिस फेज इज टर्म्ड एज द प्रीपरेटरी फेस। और मैंने आपको बताया था अभी रफली बताया ना कि प्रीपरेटरी फेज में आपको 3-ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनेगा। तो देखिए ऐसे 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन गया ना, दैट इज टर्म्ड एज द प्रीपरेटरी फेस। और अभी ये जो मॉलिक्यूल दो बने, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, याद रखिएगा। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल, तो दोनों को एक ही काउंट करते हैं यहाँ पे। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो अभी जो हम रिएक्शन करेंगे वो पूरा का पूरा रिएक्शन जो होगा वो 2 मरतबा होगा। मतलब कि 2 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कि ये एक ही होगा। बनते ऐसे हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, लेकिन दोनों को एक ही काउंट करते हैं। मतलब कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। अभी जो रिएक्शन होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स का होगा। ऐसे ही ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखें यहाँ पे। अभी क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल बना है, द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन कंटेनिंग, ऐसे ना भाई, 1 2 3। इस 3 कार्बन कंटेनिंग के कार्बन नंबर 3 पे आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द फॉस्फेट। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल है? ये 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों को हम एक ही काउंट कर रहे हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? वी आर गोइंग टू नेम देम एज अ 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। कंपाउंड का नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। सही हो गया। यहाँ पे जो रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, अब ये रिएक्शन को अच्छे से गौर से समझिएगा। देखें सिंपली क्या होता है, यहाँ पे ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड है वो अपने आप को कर देता है ऑक्सीडाइज, मतलब कि अपने हाइड्रोजन लॉस कर देता है। और जैसे ही ग्लाइसरल्डिहाइड अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा तो यहाँ पे मौजूद होगा Na+। कौन मौजूद होगा? Na+। कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na+ के 2 मॉलिक्यूल। ये जैसे अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा, और आपको पता है अल्डिहाइड जब भी हाइड्रोजन लॉस करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही ना, अल्डिहाइड अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा तो एसिड में कन्वर्ट होगा। देखें मैंने डार्क रिएक्शन में आपको क्या बताया था? डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा था? जो एसिड था वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था, ऐसे ना। तो एसिड जब अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो रिडक्शन का प्रोसेस कहलाता है, वो गेन करता है हाइड्रोजन को। ठीक है, डार्क रिएक्शन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है एसिड में। तो अल्डिहाइड कन्वर्ट कैसे होगा एसिड में? तो वो अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा ना, हाइड्रोजन जैसे लॉस करेगा तो यहाँ पे मौजूद होंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD। वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। सही हो गया। मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होने के बाद जो कार्बन 1 है, उस कार्बन 1 में से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल गए। और जैसे ही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे फॉस्फेट की कंसंट्रेशन होती है। साइटोसोल है ना, ये रिएक्शन साइटोसोल में, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज़्यादा होते हैं। तो उनमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो जाएंगे
हाइड्रोजन के निकलते ही। तो ये कंपाउंड जो होगा, एक तो ये ऑक्सीडाइज हो गया कंपाउंड, और दूसरा इसने फॉस्फेट को गेन कर लिया कार्बन नंबर 1 पे, तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,3। कितने फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट, तो कहेंगे 1,3 बाय फॉस्फो। और अल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया एसिड में, तो कहेंगे 1,3 बाय फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड, ग्लाइसरिक एसिड। और 1,3 बाय फॉस्फो ग्लाइसरेट, एक ही बात है ना, ग्लाइसरिक एसिड और 1,3 बाय फॉस्फो ग्लाइसरेट, तो ये कन्वर्ट हो गया कंपाउंड। ये वाला स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, बाकी पूरा का पूरा इजी है, ठीक है। ये वाला स्टेप दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली क्या हुआ, ये जो कंपाउंड था ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल डायहाइड्रोएसीटोन में। इनको दोनों को एक ही मान रहे हैं, इसी वजह से मैंने 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बताई फॉस्फोग्लाइसरॉल के। तो उसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं कार्बन नंबर 1 से। जैसे 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा NAD। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 NAD आएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 NADH2 में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके। और जैसे ही हाइड्रोजन लॉस होंगे कार्बन नंबर 1 के, और आपको पता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन, तो अल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होता है एसिड के अंदर, ठीक है। तो अल्डिहाइड एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे से जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस जगह पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो साइटोसोल में मौजूद होते हैं वो भी लग जाएंगे कार्बन नंबर 1 पे। और कंपाउंड एक तो ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में, और दूसरा कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट आ गया, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,3 बाय फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड और ग्लाइसरेट। कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल हैं। ये स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप पता है क्या होगा, नेक्स्ट इससे भी सिंपल है। अभी क्या होगा, अभी यील्डिंग फेज़ है, अभी हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल करना है। अभी एक एंजाइम आएगा, वो एंजाइम पता है क्या करेगा, ये जो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट लगा है ना, इस कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट को हटा देगा। ऐसे कार्बन नंबर 1 पे से फॉस्फेट को हटा देगा। और आपको पता है कार्बन नंबर 1 पे से फॉस्फेट हटाएंगे ना, तो यहाँ पे खड़ा होगा ADP। कितने मॉलिक्यूल ADP के? 2, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल है। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से जैसे ही फॉस्फेट निकलेगा ना कार्बन नंबर 1 से, तो ये फॉस्फेट को कैप्चर करने के बाद ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 ATPs। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 ATP में। और ये जो कंपाउंड होगा वो जैसे अपना फॉस्फेट लॉस करेगा तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट या 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, एक ही बात है। तो देखें ये वाला स्टेप कितना इजी है समझना। तो ये वाला ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा स्टेप हो गया आगे, कि ये जो फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे लगा था, वो फॉस्फेट ने अपने फॉस्फेट को लॉस कर दिया। कोई एंजाइम आया, उसने फॉस्फेट को कैप्चर किया, और जैसे फॉस्फेट कैप्चर किया कार्बन नंबर 1 वाला फॉस्फेट ADP ने, 2 फॉस्फेट होंगे यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल, तो दोनों फॉस्फेट जैसे निकलेंगे तो 2 ADP के मॉलिक्यूल उसको कैप्चर करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATPs में। यहाँ पे जो ATP बना है वो ATP को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम जो ATP बना रहे हैं वो 3 टाइप का होना चाहिए। या तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होना चाहिए, ATP बनने वाले प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। या तो लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, जैसे कि लाइट रिएक्शन में हो रहा था तो वो फोटोफॉस्फोराइलेशन था। यहाँ पे कौन सा है? आप कहेंगे ये हो रहा है ये हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग इट्स फॉस्फेट टू ADP। इसे कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 3 टाइप पड़े थे ना फॉस्फोराइलेशन के, तो ये उनमें से एक है। तो कंपाउंड बन गया 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अभी सिंपली क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी, देयर विल बी रीअरेंजमेंट। और कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट है, 3 पे जो फॉस्फेट है, वो आ जाएगा कार्बन नंबर 2 पे। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगी, कितने मॉलिक्यूल है ये? 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बन नंबर 3 का जो फॉस्फेट होगा वो अपने आप को कन्वर्ट कर देगा, कार्बन नंबर 1 पे अटैच कर देगा, और कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-फॉस्फो। कंपाउंड विल बी 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीअरेंजमेंट क्यों हो रही है फॉस्फेट की? ताकि अच्छे से पायरुविक एसिड बन सके, रिएक्शन इजीली हो सके। तो बन गया 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। दूसरे नंबर कार्बन पे आपको जो है ना फॉस्फेट मिल रहा है। अभी एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से होगा रिमूव। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एयर। यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा रिमूव, और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, सही ना। अच्छा, एक नहीं होंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल से तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे, और जो कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए होगा 3 कार्बन पे मुश्तमिल, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे 2 पे भी फॉस्फेट मौजूद है, और 2 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। यहाँ से देखिए पहले एक मॉलिक्यूल था, अभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों को हम एक ही काउंट कर रहे हैं, सही है ना, ऐसे ही ना कुछ। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम पता है क्या है? नाउ दिस इज टर्म्ड एज द फॉस्फो, इसको कहेंगे फॉस्फोइनोल पायरोवेट। दिस इज टर्म्ड एज फॉस्फोइनोल पायरोवेट या फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड। इसने क्या किया, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट ने जैसे ही अपना वाटर रिमूव किया, उसमें से वाटर रिमूव होगा तो कंपाउंड बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट, सही हो गया। और अभी क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉस्फोइनोल पायरोवेट क्या करेगा,
कार्बन नंबर 2 पे जो फॉस्फेट है उसको रिमूव करेगा, तो कितने फॉस्फेट रिमूव होंगे, 2 रिमूव होंगे, तो 2 एडीपी इन 2 फॉस्फेट को कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 2 एटीपी। ठीक हो गया। और ये जो कंपाउंड होगा जैसे अपने फॉस्फेट लॉस करेगा तो फॉस्फेट लॉस करने के बाद 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट 2 कंपाउंड्स ऑफ 3 कार्बन इज टर्म्ड एज पायरोवेट। इसे क्या नाम देंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज पायरोवेट और पायरोविक एसिड। तो ये वाला स्टेप सेकेंड लास्ट समझे। फॉस्फोरिनोल पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर 2 पे फॉस्फेट मौजूद है, एक एंजाइम आएगा कार्बन नंबर 2 से दोनों फॉस्फेट को निकालेगा, 2 मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट होंगे, दोनों को निकालेगा और दे देगा 2 एडीपी को। 2 एडीपी जैसे 2 फॉस्फेट को कैप्चर करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 एटीपी में, और जैसे फॉस्फोरिनोल अपने पायरोवेट को लॉस करेगा, सो नाउ दिस कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरोवेट। तो मतलब कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये प्रिपरेटरी फेज था। तो ये वाला जो फेज है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ये जो फेज कहलाता है दैट फेज इज टर्म्ड एज, दिस फेज इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव फेज। मैंने कहा ना 2 फेज होते हैं हमारे पास, किसके 2 फेज होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के। एक होता है प्रिपरेटरी फेज और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये फेज कहलाता है ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ तक मैंने रफली आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड से कहानी स्टार्ट होती है और पायरुविक एसिड 2 जो बनते हैं यहाँ तक खत्म होती है। यहाँ पे हमें नेट क्या मिला, देखिए टोटल एटीपी कितने मिले, अभी इसको काउंट करते हैं। टोटल एटीपी अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर टोटल एटीपी 4 बने, ठीक है। और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, मैं यहाँ पे INVST लिख रहा हूँ, 2 इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कि हमें नेट गेन कितने एटीपी मिले। तो याद रखिएगा नेट गेन की अगर बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे भाई 2 एटीपी हमें फ़ायदा मिला, तो इसीलिए अच्छा 2 एटीपी का फ़ायदा मिला और 2 NADH2 बने। तो यही तो मैंने आपको बताया ओवरऑल कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बनते हैं और 2 ATP बनते हैं। टोटल एटीपी कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, लेकिन नेट फायदा में कितना होता है 2 एटीपी का, क्योंकि 2 एटीपी जो यहाँ पे यूज़ हुए थे इन्वेस्टमेंट फेज में, प्रिपरेटरी फेज में, वो वहाँ पे माइनस करेंगे तो नेट गेन हमें 2 एटीपी का हुआ, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको मैंने बताया था। बुक में से इसी रिएक्शन को देखते हैं। अभी ये जो पायरुविक एसिड बना है, इस पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन दिखेगी तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल करने, फर्दर टूटने। लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन नहीं दिखेगी तो यही पायरुविक एसिड पता है क्या करेगा, वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, आइदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और या तो जो है ना इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। यही ना ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। अभी ये पायरुविक एसिड की क्या कहानी है आगे समझाता हूँ मैं इसको, बुक में से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो बुक में बताया गया है, आपके बुक में देखेंगे तो ये थोड़ा सा इन्होंने बिल्कुल ऐसे माइक्रोस्कोपिक वर्ड्स में बता दिया है। माइक्रोस्कोपिक तो नहीं मतलब कि छोटे छोटे वर्ड्स, लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर भेजूंगा वीडियो के साथ, तो आप वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा तस्वीर को, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सही है ना। इट इज द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन सीरीज ऑफ स्टेप्स ईच कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। हर एक स्टेप पर्टिकुलर एंजाइम्स के कैटलाइज होता है। ऑल दीज एंजाइम्स आर फाउंड इन साइटोसोल। और इस एंजाइम के साथ से क्या क्या मिलेगा साइटोसोल में, एटीपी एंड NAD निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड आल्सो रिक्वायर्ड। ग्लाइकोलाइसिस के 2 प्रोसेस होते हैं जो बुक में बताए गए, एक कहलाता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज। सो द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लूकोज टू द अदर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज। फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज का मतलब होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, सही है। और ऑक्सीडेटिव फेज फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। और फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज मतलब कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो जाके बनाएगा पायरुवेट। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, देखिए ग्लूकोज स्टेबल है, कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी। देन वो कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फिर वो स्टेबल हो गया तो अगेन एटीपी ने फॉस्फेट दे दिया, कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। देन इट ब्रेकन डाउन इनटू 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। देन एक और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और कन्वर्ट हो गया NAD प्लस NADH2 में, और कंपाउंड जो होगा वो हो गया हमेशा कह सकते ऑक्सीडाइज इनटू डाइफॉस्फोग्लाइसरेट में। एंड देन उसका एक फॉस्फेट निकल गया, ADP ने कैप्चर किया, ATP में कन्वर्ट हो गया, बाकी बचे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट ने रीअरेंजमेंट कर दी और बन गया 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। ये 2 मॉलिक्यूल से, सही है। फिर वाटर रिमूव होगा और वाटर रिमूव होगा तो बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए, ADP कैप्चर करेगा, ATP में कन्वर्ट होगा, कंपाउंड का नाम होगा पायरुवेट। यही पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टेट में, विद हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इनको कन्वर्ट कौन करेगा, वही NADH2 जो बना था वही अपने हाइड्रोजन दे देगा और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड
एसिड में और दोबारा ये सेम साइकिल में आ जाएगा। ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इनके बारे में, सही हो गया। आगे रीड करते हैं जो थ्योरी में बताया गया है। फर्स्ट फेज जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में वो प्रिपरेटरी फेज होता है। ड्यूरिंग द फेज ग्लूकोज बिकम्स फॉस्फोराइलेटेड, मतलब कि फॉस्फेट को कैप्चर करेगा एंड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच देन आइसोमराइज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर फॉस्फोराइलेटेड, मतलब कि फॉस्फेट को गेन करेगा एटीपी से इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। द फॉस्फेट कम्स फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल्स, 2 molecules of ATP consumed during this phase. Finally fructose 1,6 biphosphate breaks into 2 molecules of phosphorylated triose, मतलब कि phosphate containing triose, that is the dihydroxyacetone, ये भी triose है, dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglyceraldehyde, मतलब 3 phosphoglycerose, ये भी दोनों triose है, एक aldehyde containing ketone containing है। आगे बात समझ में, तो ये प्रिपरेटरी फेज हो गया। आगे ऑक्सीडेटिव फेज को रीड करते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में बताया गया है कि इन दिस फेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आर ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोस, मतलब कि फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में से 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, जिनको कैप्चर करेगा NAD+ और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। So again and transfer to NAD and to reduce it into NADH2. Therefore it is called redox reaction. During this phase redox reaction इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ये जो कंपाउंड है वो रिड्यूस हो गया गेन करने के बाद और ये ऑक्सीडाइज हो गया इनटू एसिड। ड्यूरिंग दिस फेज 4 ATP molecules are also produced by substrate level phosphorylation। याद रखिएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 ATP बनेंगे एट 2 different steps of glycolysis। Finally 2 molecules of pyruvate, 2 molecules of NADH2 and 4 ATPs are formed। Where is the net gain of ATP take place? कितने ATP net gain मिलते हैं? 2 ATP। The pyruvate produce 8 glycolysis, 3 metabolic pathway, 3 metabolic pathway according to availability of enzyme in organism। It may be anaerobic और aerobic, मतलब कि लैक्टिक एसिड भी बना सकता है ये और इथाइल अल्कोहल भी बना सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा जानदार है, और या तो ये जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बना के डायरेक्टली क्रेब साइकिल में फर्दर ब्रेकडाउन होने।